आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम समास पढ़ रहे हैं और समास में तत्पुरुष समास हो गया और कुछ अब द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। तो कुछ तत्पुरुष के रूप में ही द्विगु समास भी और बहुव्रीहि समास भी होते हैं। जैसे कि कहा जाए कि पंचगव धन, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका धन 5 गायें हैं। तो वैसे तो बहुव्रीहि यह है ही पंचगव धन, लेकिन यह तत्पुरुष समास से बना है। तत्पुरुष समास क्या है? पंचगव, 5 गायें। तो यह जो पंचगव है इसका समास होता है और बाद में इससे धन का भी समास होता है। तो अभी अपने को इतना समझना है कि जो लौकिक विग्रह है इसका पंचगव धन का, तो पंचगावो धनम यस्य सह, 5 गायें धन है जिसका, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? पंचगव धन। तो अलौकिक विग्रह क्या होगा? 5 है तो पंचन, और बहुवचन में होता है तो जस हो जाएगा, पंचन जस। और गावो गो जस, पंचन जस गो जस। और धन सु, धन के साथ सु लग गया। तो इसका समास होता है अनेक मन्य पदार्थे। बहुव्रीहि समास का सूत्र है कि अलग अलग शब्दों का, अलग अलग शब्दों का समास हो लेकिन वह अर्थ किसी और का बताता। जैसे कहा पंचगव धन, 5 धन है, 5 गायें धन है जिसका। तो 5 गायें धन, तीनों में से कोई भी व्यक्ति नहीं है, न 5 है, न गायें हैं, न धन है, लेकिन ये तीनों मिलके एक ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जिसके पास 5 गाय रूपी धन है। तो पंचन जस गो जस और धन सु का समास होता है अनेक मन्य पदार्थे। यह सूत्र है। इस सूत्र से समास होता है तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से जस का, पंचन के जस का, गो के जस का और धन के सु का, तीनों का लोप हो जाता है। क्या बचा? पंचन प्लस गो प्लस धन। अब पंचन का जो न है उसका भी लोप हो जाता था, पंचगो, पंच प्लस गो बराबर पंचगो। अब यह जो तद्धित होना है वह पंच गो और धन। तो यहाँ पर जो समास होना है धन के साथ, उससे पहले पंचगो में टच प्रत्यय आता है। यूँ ही बता रहा हूँ आपको। बड़ी बात तो हो गई कि अनेक मन्य पदार्थ है समास से समास, लेकिन यदि आप ऐसा लिखते हैं ये तो अच्छा ही रहेगा। जो परीक्षक है उसके अच्छा ही लगेगा उसको। तो पंचगो में समासांत, ये भी समास हो गया, पंच और गो का समास हो गया। और समासांत टच, समासांत क्यों? इसको कुछ समय अंतर्वर्तिनी समास कहते हैं, इसको अंतर्वर्ती समास। तो ये पंच पहले जो समास होता था पंचन गो, इसमें समासांत टच प्रत्यय होता है। तद्धितोत्तर पद गोर तद्धित लुकी, सूत्र से टच प्रत्यय। सूत्र है गोर तद्धित लुकी, गो है अतद्धित है, तद्धित नहीं है, तो उसमें समासांत टच प्रत्यय होता है। तो टच होने से अ बचता है और गो का
ओ जो है और अ से संयोग होकर गव बन जाता है, एचो यवायव सूत्र है। तो पंचगव बनता है। आप तो इतना ध्यान रखिए, पंचगव, टच प्रत्यय होने के बाद पंचगव। अब पंचगव हो गया, उसका धन से समास हो गया, तो पंचगव धन। तो पंचगव धन हो गया, तो पंचगव धन का अब प्रथमा एक वचन में सू लाए तो पंचगव, और वो चूंकि व्यक्ति पुल्लिंग है तो पंचगव धना हो गया। इस तरह से यह पंचगव धना रूप की सिद्धि हुई। इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि पंचन गो का समास पहले हो जाता है, तो पंचगो होता है, और उस पंचगो में अंतर्वर्तनी चूंकि वो धन के साथ उसका समास और आगे होना है, तो जो तद्धित नहीं है तो उसके साथ समासांत टच प्रत्यय आ जाता है। तो ये टच आ गया तो पंचगव धन हो गया। अब पंचगव धन होने से फिर प्रथमा एक वचन में सू लाए तो वह क्या हो गया, पंचगव धनः इति सिद्धम। आपको दोनों सूत्र याद रखने, ज़्यादा इसमें कौन सा, एक तो समास करने वाला सूत्र है। देखिए जो याद करने उसमें जानने वाली बात है कि वह तो है पहला लौकिक विग्रह क्या है, दूसरा कि अलौकिक विग्रह क्या है, और तीसरा कि समास किससे हुआ। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण। और कुछ विशेष बात जैसे इसमें टच आया तो उसको आप लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो बाकी आप सीधा बता सकते हैं कि इस तरह से आगे पंचगव धनः रूप की सिद्धि होती है। इसके बाद अगला है पंचगवम। पंचगवम, तो पंचगव धनः और पंचगवम में अंतर है। पंचगव धनः में क्या था, पंचगावो धनम यस्य, 5 गायें धन है जिसका। अब यहाँ पर कह रहे हैं पंचानाम गवाम समाहार, 5 गायों का समूह। 5 गायें मान लो इकट्ठी कहीं जा रही हैं तो कहेंगे पंचगवम यास्यति, पंचगवम याति, 5 गायें जा रही। तो पंचानाम गवाम समाहार, 5 गायों का समूह, उसको पंचगवम कहते हैं। वहाँ क्या था, 5 गायें धन है जिसका, वो है पंचगव धना। यहाँ कह रहे हैं पंचानाम गवाम समाहार, 5 गायों का समूह। तो पंच आम गो आम, पंच आम गो आम, आम मतलब षष्ठी बहुवचन में, पंचानाम हुआ ना 5 गायों, और गवाम, पंचानाम गवाम, गवाम 5 गायों का, पंचानाम गवाम समाहार। तो अब क्या हो गया, पंचानाम गवाम समाहार का किससे हुआ, तो कहते तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। जब समाहार की बात की जाती है तो इस सूत्र से समास होता है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तो इनका समास होता है किसका, पंचानाम गवाम का, पंचन आम गाम आम का, तो दोनों आम का लोप हो जाएगा, तो पंचन गो हो गया, पंचन आम गो आम, तो पंचन गो, और फिर न का लोप हो जाएगा, पंच गो हो गया, पंच गो, पंच प्लस गो बराबर पंचगो, पंचगो हुआ। अब इसमें गोर तद्धित लुकी, तद्धित नहीं है, तो इसमें उसी तरह से समासांत टच प्रत्यय हुआ जैसे पहले हुआ था, पंचगव धनम में हुआ था ना, तो टच प्रत्यय होकर पंचगव हो जाएगा, पंचगव। पंचन गो हुआ, पंचन आम गो आम का समाहार अर्थ में समास हुआ। तो समाहार अर्थ में समास हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ, फिर उसमें आम का लोप हो गया, पंचन प्लस गो बचा। अब पंचन के न का भी लोप हो गया, तो पंच प्लस गो बराबर पंचगो हो गया।
अब इस पंचगो में जैसे पहले टच प्रत्यय किया था गोरत दितलुकी से, उसी तरह से यहाँ भी टच प्रत्यय हो जाएगा, अ बचेगा। पंचगो प्लस अ बराबर हो जाएगा पंचगव। अब पंचगव है, अब इसको प्रथमा में एक वचन में सु लाए, और ये नपुंसक होता है, चूँकि पंच है ना संख्या संबंधी, तो संख्या संबंधी है इसलिए ये नपुंसक होता है, तो नपुंसक हो जाएगा पंचगवम। पंचगवम रूप की सिद्धि होगी। पंचगो बनने के बाद समासांत टच लाएंगे, तो टच लाने के बाद पंचगव होगा, और पंचगव होने के बाद सु लाएंगे तो पंचगवम। इस तरह से पंचगवम रूप की सिद्धि होगी। इसके बाद है नीलोत्पलम। नीलम उत्पलम, ऐसा कमल जो नीला है, कमल लाल भी होता है, कमल उजला भी होता है, कमल क्या कहते हैं नीला भी होता है। तो यहाँ पर नीला कमल जो है उसके बारे में कहा जाता है नीलम उत्पलम। नीलम कमलम नीलम उत्पलम। अब ये तो हो गया अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में हो जाएगा नील सु और उत्पल सु, प्रथमा में ही है, तो प्रथमा में होने से सु और सु है दोनों में। तो यहाँ पर नीलम जो है वह है विशेषण, और उत्पल जो है वह है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है, वह विशेष्य है। उत्पल की विशेषता बताई जा रही है ना, तो वह विशेष्य है। और किससे बताई जा रही है, तो नील से, नीला है उत्पल, तो नील हो गया विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य का क्या होता है, समास होता है। सूत्र है विशेषणम विशेष्येण बहुलम। तो जब इसका समास हुआ तो सु का लोप हो गया, नील प्लस उत्पल हुआ। तो नील प्लस उत्पल होने पर क्या हो गया, संधि कर दी तो नीलोत्पल हो गया। तो नीलोत्पल फिर से इसको पद बनाने के लिए सु लाते हैं, प्रथमा एक वचन में पद बनाना पड़ता है, तभी जाके वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। तो सु लाते हैं तो उत्पल जो है वह नपुंसक है, नीलोत्पल भी नपुंसक है, इसलिए सु का अम होकर नीलोत्पलम रूप की सिद्धि होती है। तो इसमें बड़ी बात वही है, नीलम उत्पलम, सु का लोप, नील प्लस उत्पल नीलोत्पल। अब पद बनाने के लिए सु ले आए, नपुंसक में क्या हो गया, नीलोत्पलम। अब एक ये इति सिद्धम हो गया। अब इसके बाद एक है कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्प क्या होता है कि सांप जो कोई भी काला है उसको कृष्ण सर्प नहीं कहेंगे। ये कृष्ण सर्प एक विशेष जाति है सांप की, जो काला भी होता है, लेकिन उसका नाम भी कृष्ण सर्प ही है। उसका नाम क्या है, कृष्ण सर्प। तो जैसे काला कोबरा नाग है, उसको कृष्ण सर्प नहीं कहेंगे। कृष्ण सर्प वैसे तो कह सकते हैं कि एका कृष्ण सर्प याति, वो तो ठीक है, लेकिन कृष्ण सर्प नाम का एक अलग सांप ही होता है। तो वो क्या होता है, काला तो होता है लेकिन उसका नाम भी कृष्ण सर्प। तो कृष्णश्चासौ सर्पश्च, यह कृष्ण भी है और सर्प भी है। तो ये इसका अलौकिक विग्रह हुआ। तो अलौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह में हो जाएगा कृष्ण सु सर्प सु। और उसका कृष्ण चूँकि विशेषण है और सर्प विशेष्य है, तो विशेषणम विशेष्यण बहुलम सूत्र से इसका क्या होगा, समास हो जाएगा। तो समास होते ही क्या हो जाएगा, सु का लोप हो जाएगा। तो सु का लोप हो जाएगा तो क्या होगा, फिर कृष्ण सर्प हो गया। अब कृष्ण सर्प में इसको पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन में सु लाते हैं। तो यह जो समास बनता है विशेषणम विशेष्यण बहुलम, इसमें जो विशेष्य का लिंग होता है वही समास का भी लिंग होता है। तो विशेष्य है, जैसे उत्पल में वहाँ नपुंसक था तो वो नीलोत्पलम भी नपुंसक हुआ। यहाँ कृष्ण सर्प में सर्प जो है वह पुल्लिंग है, तो कृष्ण सर्पा भी क्या हो, कृष्ण सर्प में भी सु क्या होगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कृष्ण सर्पः। तो पुल्लिंग में कृष्ण सर्पः रूप की सिद्धि होती है। नपुंसक में वहाँ नीलोत्पल रूप की सिद्धि हुई, यहाँ कृष्ण सर्पः रूप की सिद्धि हुई।
तो ये अंतर है नीलोत्पल में और कृष्ण सर्प में। नीलोत्पल नीलम उत्पलम, नीला उत्पल। तो यह इस तरह से हमने कृष्ण सर्प में कृष्ण भी है, सर्प भी है, लेकिन वो अलग नाम ही है उसका, कृष्ण सर्प। तो इस तरह से हमने आज कुछ समास पढ़े, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।